बिजनेस कम्युनिटी में से कौन लोग हैं जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिले हैं, क्यों मिले हैं? जनरल बाजवा के ऊपर आप तनकीद नहीं कर रहे, 5 का टोला दिखा रहे हैं, लेकिन जनरल बाजवा की तस्वीर को उसमें से हज़फ कर दिया। गैर आईनी किरदार अदा करने पर साबिक डीजीआईएसआई को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा फिर किसी को इस किस्म की जुर्रत ना हो। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुलाकात का पैगाम भेजा था। हमने जो रिस्पॉन्ड किया था उन्हें वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ये मुलाकात हो सकती है। आसिम मुनीर साहब, मैं आपसे अलहदा मुलाकात करना चाहूँगा। अब आसिम मुनीर साहब अलहदा मुलाकात के लिए नो लिफ्ट का बोर्ड लगा चुके हैं। अब अलहदा मुलाकात में इमरान खान साहब ने क्या कहना है आसिम मुनीर साहब को? क्या को पाँव-वाँव पकड़ने हैं? क्या कोई माफ़ी माँगनी है? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त 2 खबरें मेरे पेश नज़र हैं। पहली खबर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात है। इस पर ख़ासी बात हो रही है। बिज़नेस कम्युनिटी में से कौन लोग हैं जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिले हैं, क्यों मिले हैं, किसकी दरख्वास्त पर मिले हैं और इसमें और कौन-कौन लोग मौजूद थे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, मरीम नवाज़ साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनका एक इंटरव्यू है जो उन्होंने एक नए और उभरते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिया है, दैट इज़ वी न्यूज़। वी न्यूज़ पर अमार मसूद साहब ने मरीम बीबी का ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है। तो सबसे पहले इसी इंटरव्यू पर बात कर लेते हैं। वी न्यूज़ के लिए सबसे पहले तो बहुत नेक तमन्नाएँ हैं। वसीम अब्बासी साहब जो पहले उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता थे, अब वो वी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मुंसलिक हो गए हैं। फिर अमार मसूद साहब जैसे एक सीनियर कॉलमिस्ट एनालिस्ट जो अनवर मसूद साहब के साहबजादे हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हैं। तो ढेरों नेक तमन्नाएँ और दुआएँ हैं कि अल्लाह करे कि ये प्लेटफॉर्म ग्रो करे और अच्छी-अच्छी खबरें जो हैं और अच्छा इन ट्रू स्पिरिट जो जर्नलिज़्म है वो हमें देखने को मिले। अच्छा, मरियम नवाज़ साहिबा का ये जो इंटरव्यू है उसमें कुछ सवालात उनसे किए गए जो चुभते हुए भी थे। मतलब कि जनरल बाजवा के ऊपर आप तनकीद नहीं कर रहे, 5 का टोला दिखा रहे हैं, लेकिन जनरल बाजवा की तस्वीर को उसमें से हज़फ कर दिया है, उनका नाम मादूम हो रहा है, इसका जवाब भी दिया। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इस पर भी मरियम नवाज़ साहिबा ने लबकुशाई की है। सबसे पहले तो फैज़ हमीद साहब से मुताल्लिक वो कहती हैं कि साबिक डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने 2 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने और 4 साल इमरान हुकूमत की हिमायत के ज़रिए मुल्क तबाह करने में अहम किरदार अदा किया। गैर आईनी किरदार अदा करने पर साबिक डीजीआईएसआई को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा फिर किसी को इस किस्म की जुर्रत ना हो। जब जनरल फैज़ हमीद हाज़िर सर्विस डीजीआईएसआई थे, तो वो उनके खिलाफ अदालत गई थी। मैंने दरख्वास्त जमा कराई थी और सबूत पेश किए थे, जिसमें सबसे बड़ा सबूत ये था कि जनरल फैज़ उस वक़्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के घर गए थे और उनको कहा था कि नवाज़ शरीफ और मरियम को आपने सज़ा देनी है और ज़मानत नहीं देनी है। और आपको याद होगा कि उन्होंने इन कैमरा ये स्टेटमेंट दिया था और कहा कि आपको कैसे पता कि सज़ा होगी? उन्होंने कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत है, ये जनरल फैज़ ने कहा, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी। किसी इदारे को हदफ बनाने के हक में नहीं, ये मरियम नवाज़ साहिबा कह रही हैं। सब 1 या 2 चंद अफ़राद होते हैं जो अपनी हरकतों की वजह से इदारों की बदनामी का बाइस बनते हैं और मेरा ख़्याल है कि इदारों को भी ऐसे तमाम अफ़राद को सज़ा देनी चाहिए और उनका एहतसाब करना चाहिए जो इदारों की बदनामी का बाइस बने और जिनकी वजह से इदारों पर उँगलियाँ उठें। इसी अमल से इदारों की अपनी इज़्ज़त और तकरीम बढ़ेगी और उससे उनकी नेक-नामी होगी। इस सवाल पर कि मुस्लिम लीग नून जनरल रिटायर्ड फैज़ को तनकीद का निशाना बना रही है, फैज़ हमीद को तनकीद का निशाना बना रही है, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक जो है वो तनकीद अब सुनाई नहीं देती। इस पर मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी नाम मादूम हो सकता है। जब एक पेज पूरी आबो-ताब पर था, तो कोई नाम लेने की जुर्रत नहीं करता था। उस वक़्त मियाँ नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में नाम लेकर जनरल फैज़ को ललकारा था। जनरल बाजवा को ललकारा था। जब तक जनरल बाजवा इमरान खान की हिमायत करते रहे, इमरान की हुकूमत बरकरार रही और तब तक वो जनरल बाजवा की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के गुलाबे मिलाते रहे और जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत हड़ाम करके वापस गई, तो वो जनरल बाजवा पर हमलावर हो गए। ये एक बुज़दिल की निशानी है कि जो जाने वाला चीफ़ है, उसके आप गिरेबान पकड़ें और जो आने वाले चीफ़ हैं उनके आप पाँव में गिर जाएँ। अच्छा, अब ये जो बात मरियम नवाज़ साहिबा ने की है, ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, इसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट भी है कि जो मुलाकात बिज़नेस कम्युनिटी से चीफ़ ऑफ़ द आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर की हुई है, उसमें जनरल आसिम मुनीर से पूछे गए सवाल के जवाब में जिसमें उन्होंने कहा कि आप सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बिठाने में इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले नहीं कर रहे? तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये हमारी प्रिंसिपल पोज़ीशन है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुलाकात का पैगाम भेजा था, लेकिन हमने जो रिस्पॉन्ड किया था उन्हें वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ये मुलाकात हो सकती है क्योंकि अलहदगी में ये मुलाकात करने की उनको उनका जो ओथ है या उनका जो ऑफिस है या ओहदा है वो इजाज़त नहीं देता। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये मुलाकात ज़रूर हो सकती है। ये पैगाम जनरल आसिम मुनीर के बकौल उन्होंने
इमरान खान को भिजवाया, क्योंकि इमरान खान ने सदर ममलिकत के ज़रिए से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। तो इस मुलाकात की दरख्वास्त पर इस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। अ, इससे एक चीज़ वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने तन्हाई में मुलाकात का वक़्त माँगा था। वो नहीं चाहते कि वो जनाब शहबाज शरीफ साहब जो इस वक़्त वज़ीर आज़म हैं, जिनको वो क्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जिनके बारे में वो ये कहते हैं कि जिस दिन इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठाया, जिनको वो ये कहते हैं कि ये चोर और डाकू हैं, इनके साथ वो हाथ नहीं मिलाएँगे। तो इमरान खान साहब ने कहा जी, शहबाज शरीफ की ना तो दफ़्तर में होगी, ना शहबाज शरीफ की मौजूदगी में होगी। आसिम मुनीर साहब, मैं आपसे अलहदा मुलाकात करना चाहूँगा। अब आसिम मुनीर साहब अलहदा मुलाकात के लिए नो लिफ्ट का बोर्ड लगा चुके हैं। अब अलहदा मुलाकात में इमरान खान साहब ने क्या कहना है आसिम मुनीर साहब को? क्या को पाँव-वाँव पकड़ने हैं? क्या कोई माफ़ी माँगनी है? क्या दरख़्वास्त करनी है कि वो दोबारा से उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें? या ये कहना है कि जैसे आप कहेंगे वैसे ही हो जाएगा, हम लेट जाएँगे, जहाँ आप कहेंगे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएँगे, बैठ जाओ, बैठ जाए, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो ये क्या कहना चाहते हैं जो अलहदगी में करना है? ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन उसके साथ-साथ जो मरियम नवाज़ कह रही हैं वो ये कि बाजवा पर तो आप तनकीद कर रहे हैं, यानी उसका आप कोर्ट मार्शल कराना चाहते हैं, लेकिन आसिम मुनीर के पाँव भी पकड़ने को आप तैयार होंगे, तो इस हद तक तो ये तनकीद जायज़ है। मैं ज़रा इस पर भी बात करना चाहता हूँ कि आज मरियम नवाज़ साहिबा ने ये तो बताया है कि बाजवा साहब को उस वक़्त हमने तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन आज उनका नाम हज़फ क्यों हुआ है? क्या इससे दामन छुड़ाया जा सकता है? ये कहकर के उस वक़्त मियाँ साहब ने ललकारा था। क्या इससे पहलूतही हो सकती है? शायद ऐसा नहीं है। आज बाजवा साहब का नाम क्यों नहीं ले रहे? इसका जवाब जिस तरह से सिंपल इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर आना चाहिए था, वो नहीं आया है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब क्यों नहीं ले रहे? उस वक़्त ले रहे थे तो आज लेने में क्या कबाहत है? ये पूछना चाहिए। और मेरे सादा से पाकिस्तानियों, कोई भी आर्मी चीफ़ 1 साल तक बहुत अच्छा होता है। जब आप उसको अपॉइंट करते हैं, 1 साल तक आपका भी सेम पेज रहता है। वो आप भी हाइब्रिड फ़ॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला रहे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। 1 साल के बाद, मैं ये हिस्ट्री को देखते हुए ये बात कह रहा हूँ। 1 साल के बाद सूरत-ए-हाल बिल्कुल रिवर्स गियर लग जाता है। मामलात ख़राब होते हैं। वो जब निभती नहीं है तो फिर तनकीद शुरू हो जाती है। लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत में रहते हुए आप तनकीद नहीं करते हैं? तो इसका जवाब जिस अंदाज़ में आना चाहिए था मेरी नज़र में, वो उतना जो स्टांस है, जो स्ट्रेट जिसको कहते हैं स्ट्रेट अवे, वो मैसेज नहीं दिया गया मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से। अब ज़रा, और इस इंटरव्यू के अंदर मुझे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कोई नहीं लगी। एक तो जुडिशरी के ऊपर बात की है कि जी मैं सिटिंग जजेस का नाम ले रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ बाजवा साहब से मुताल्लिक पूछे गए सवाल को उन्होंने गुजरांवाला जलसे का हवाला देकर टाल दिया है। अब जो आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, ये 10 बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं जो आसिम मुनीर साहब से मिले हैं। और बिज़नेस कम्युनिटी की आसिम मुनीर साहब से मुलाकात, यानी चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ये बड़ी रूटीन की बात है, यूजुअल बात है। वो इसलिए कि माज़ी में हमने जनरल कमर जावेद बाजवा की बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी देखी हैं। और जब बिज़नेस कम्युनिटी एस्टेब्लिशमेंट से मिलती है या आर्मी चीफ से मिलती है, तो इसका इसकी एक वजह है। अ, इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है? देखिए, आज हमारी अगर आईएमएफ के साथ डील मैच्योर नहीं हो रही, तो बहुत से लोगों को ये लगेगा कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के साथ-साथ ये बड़ा स्ट्रैटेजिक नौइयत का मामला है। ये स्ट्रैटेजिक मामला है, यानी इस वक़्त हम 2 मुल्कों के दरमियान, ख़ास तौर पे ग्लोबल पावर्स के दरमियान सैंडविच हुए हुए हैं। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका हमें पैसे देने लगता है, साथ ही चाइना हमें $700 मिलियन दे देता है। वो $700 मिलियन जब चीन आके देता है तो अमेरिका को फिर खटकती है कि भई ये चीन आके क्यों दे रहा है? क्योंकि चीन का तरीका वारदात भी यही है कि वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करता है। जो ममालिक कर्ज़ के दलदल में फँसे हुए होते हैं उनको पैसे देता है, बेल आउट कराने की कोशिश करता है और उस तरह से उन पर तसल्लुत कायम करता है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो आईएमएफ के ज़रिए से मामलात को चलाता है, तो शायद आईएमएफ को कबूल नहीं है। तो इस वक़्त किस्सा मुख्तसर ये है कि एक स्ट्रैटेजिक नौइयत का मामला है। और जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, वो किसी भी जगह पर, वो वहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करके किए जाते हैं। यानी हमारे यहाँ आईएमएफ की ट्रांच, हमारे यहाँ इकोनॉमी जो फाइनेंशियल इश्यू से ज़्यादा एक स्ट्रैटेजिक मामला है। तो स्ट्रैटेजिक मामले में एस्टेब्लिशमेंट बेहतर तौर पे रिस्पॉन्ड कर सकती है। ये बिज़नेस कम्युनिटी को बड़े अच्छे तरीके से पता है। हमारे यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी जाके ये श्योरिटीज़ एस्टेब्लिशमेंट से लेती है फिर जाके। अच्छा, अब इसी सिलसिले में 10 लोग मिले, 5 का ताल्लुक कराची से था और 5 का ताल्लुक लाहौर से था। ये फेसेस भी कोई ऐसे नहीं हैं कि जो बड़े ही गुमनाम फेसेस हों, ये बड़े रिनाउंड फेसेस हैं। तकरीबन वही फेसेस जो जाके बाजवा साहब से मिले थे, मोर और लेस वही लोग, अकील करीम ढेडी जैसे, उसमें आरिफ हबीब जैसे हबीब ग्रुप वाले,
उसमें ज़ाहिर है गौहर एजाज और कुछ ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं जो हमारे मेन स्ट्रीम बिजनेसमैन हैं, वो जाके मिले हैं और उन्होंने जाके कुछ गुजारिशात रखी हैं। वो इसलिए रखी हैं कि हमारी अशराफिया जो है उसके ऊपर कदगन लगाने, यानी उसकी सब्सिडीज़ को ख़त्म करने की, कर्ब करने की बात आईएमएफ करता है। आपने पिछले दिनों आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर को भी सुना और सुन के ये लगा कि जितना दर्द आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर को पाकिस्तानी गरीब अवाम के लिए है, शायद उतना पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को भी नहीं है। वो क्या बात कर रहे हैं? वो हमें हमारी इकोनॉमी के अंदर फिस्कल डिसिप्लिन लाने की बात करते हैं, जो हम लाने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए कि अशराफिया के मुँह से खाना निकाल कर, निवाला छीन के वो गरीब को देना पड़ेगा। तो ये जो हमारी अशराफिया है ना, बिज़नेस कम्युनिटी, ये गई है इस्टेब्लिशमेंट के पास इसलिए कि भई ये जो आप कटौतियाँ कर रहे हैं ना, ये जो हमारी ज़ीरो रेटेड पॉलिसी को ख़त्म करके जो बिजली के भी पैसे हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, अब हमें गैस के पैसे भी देने पड़ेंगे, तो भई फिर हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? हमारी इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी। तो भई जब बात ये है कि इस वक़्त पूरा मुल्क बंद होने के दहाने पर है, तो फिर आपको अपना हिस्सा भी छोड़ना पड़ेगा। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी सैक्रिफ़ाइसेज़ के लिए तैयार नहीं होती है, इसीलिए एक वेवर माँगती है एस्टेब्लिशमेंट से। तो ये तो कोई दो राय नहीं है इस बात पे, बड़ा स्ट्रेट मामला है कि हमारी अगर आज बिज़नेस कम्युनिटी मिल रही है तो अपने इंटरेस्ट के लिए मिल रही है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, ज़ाती मफ़ाद के लिए मिल रही है। इसमें जब बाजवा साहब से जाके बिज़नेस कम्युनिटी मिलती थी तो उस वक़्त भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, हम इसके ऊपर तनकीद करते थे। आज अगर बिज़नेस कम्युनिटी जाके मिल रही है तो जनरल आसिम मुनीर को भी ये सोचना चाहिए कि भई इसमें भला किसका है? क्या इनको वेवर देने से मुल्क और कौम का भला होगा, या इनको समझाकर, इनसे कटौतियाँ करके, इनकी सब्सिडीज़ को माइनस करके ही हम आईएमएफ की ट्रांच भी ले सकते हैं और गरीब अवाम का भी भला कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब बाजवा साहब से ये लोग जाके मिले थे तो उस वक़्त नैब का जो टोका है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा था और नैब की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही थी उससे बिज़नेसमैन बहुत ज़्यादा तंग थे। बाजवा साहब से ये गिला किया उन्होंने। उसके बाद हमने इमरान खान साहब को एक तकरीब में ये कहते हुए सुना कि हमने बिज़नेस कम्युनिटी को अब नैब से इंसुलेट कर दिया है। वो मशहूर ज़माना शॉट है उनका। तो वो चीज़ें ऊपर से ट्रांसलेट होती हैं, यानी ऊपर से जमहूरी हुकूमत को कहा जाता है, वो फिर वो करती है, बल्कि वो भी कहने की बाज़ औक़ात नौबत नहीं आती, डायरेक्ट इदारे को कह दिया जाता है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आप एपॉलिटिकल हैं और दूसरी तरफ आपको बहुत सारी एश्योरिटीज़, बहुत सारी गारंटीज़ खुद आकर देना पड़ रही हैं। तो यहाँ पे भी आपको अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटा रहना होगा, अदरवाइज़ लोग फिर शिकवा करेंगे, गिला करेंगे कि भई आप क्या कर रहे हैं? ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चल सकता। दूसरा टेक अवे इम्पॉर्टेंट इसमें से ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट नई है, वो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी जो बाजवा साहब की है, तो आज ये बात समझने की है कि नई और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं होती। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब इस्टेब्लिशमेंट होता है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब पॉलिसीज़ का तसलसल होता है। इदारे हमेशा पॉलिसीज़ के तसलसल को आगे बढ़ाते हैं। तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट पहले थी, वो इस्टेब्लिशमेंट आज भी है। तो अगर कोई ये जानना चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, क्या ये पॉलिटिकल हैं, नहीं हैं, न्यूट्रल हैं, जानिबदार हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उनको इस बात के अंदर इसका जवाब भी मिल जाएगा। अब आने वाले दिनों में इस पर बहुत बातें होंगी भी। इससे ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब को रिलीफ़ देने या एनआरओ देने के मूड में कोई भी नहीं है। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ेंगी। फ़िलहाल जो उन्होंने दौड़-धूप करनी थी, वो कर चुके हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। आज वो ज़मान पार्क से निकलेंगे, दाता दरबार जाके हाज़िरी देंगे। अब मामला दुआओं पे आ गया है। तो ये दुआएँ किस कदर कारगर साबित होती हैं, ये तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन इस वक़्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि मामला अब फ़ाइनल फ़ेज़ में दाखिल हो गया है। इस फ़ाइनल फ़ेज़ के अंदर इमरान और इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई है गुज़श्ता हफ़्ते, और उस हफ़्ते में जो मैप है वो ड्रॉ कर लिया गया है। वो मैप ड्रॉ किया गया है कि आने वाले दिनों में कौन-सा केस, कौन-सी गिरफ्तारी, किसको कहाँ ठिकाने लगाना है, किसकी मकबूलियत को कैसे तार-तार करना है। तो ये स्ट्रैटेजी बना ली गई है और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उस मुलाकात में डिस्कस हुई है वो है इलेक्शंस। इलेक्शंस हमने नहीं कराने। 30 अप्रैल को पंजाब में तारीख आ गई है, केपी में नहीं आई। ये रास्ता टेक्निकली रुकेगा कैसे? इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी डिवाइस कर ली गई है। तो आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मामला फाइनल फेज़ में है और इमरान खान की मकबूलियत को कैसे तार-तार करना है, कैसे उस बुत को पाश-पाश करना है, ये सब प्लानिंग हो गई है। अब एग्ज़ीक्यूशन का वक़्त है। तो देखते हैं कि इसको एग्ज़ीक्यूट कैसे किया जाता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।